स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और ये नया सेशन, ये नई वीडियो क्लास 10th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है, इसके बोर्ड के एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस सेशन के अंदर, या फिर यूं कह लीजिए कि इस एक ही वीडियो के अंदर हिंदी की आपकी जो दूसरी वाली किताब है कृतिका भाग 2, इसका हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। और इस वन शॉट के अंदर हम लोग ऑल चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और बच्चों, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होंगे, हम हर चैप्टर से ज्यादा नहीं, टोटल 5 से लेके 7 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, 7 या 8 मान लो, ज्यादा से ज्यादा। ये वो क्वेश्चन होंगे जो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ना सिर्फ पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बल्कि सिलेक्टेड हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो ईयरली रिपीट होते रहते हैं ज्यादातर हर चैप्टर से, तो उनको हम यहां पे देखेंगे। यस सर जी, ये तरीका अच्छा है। ओके ओके, हेलो सर, हेलो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करेंगे बच्चों। और आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगता है, तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे सर्च भी कर लेना जैसे कि 10th क्लास। चलो शुरुआत करेंगे बच्चों। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वीडियो का हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1, माता का अंचल, वो यहां से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। तो आओ बच्चों, एक एक करके इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन, माता का अंचल पाठ के आधार पे यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी जब बच्चा कभी परेशानी में होता या दिक्कत होती तो वो पिता के पास ना जाकर मां की शरण लेता। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है, ठीक है। और आपके साथ भी दरअसल ऐसा ही होता है, आपको कभी दिक्कत होती है, कभी कुछ भी आपको परेशानी हो तो ज्यादातर आप मम्मी के पास ही जाते हो, है ना। तो क्या बोलेंगे कि भोलानाथ का अपने पिता से लगाव बहुत गहरा था, लेकिन फिर भी जब संकट की घड़ी होती तो वो मां की गोद में ही सुकून ढूंढता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब बच्चा किसी परेशानी में होता है तो वो सहज रूप से मां को अपनी सुरक्षा, एक सिक्योर प्लेस मानता है। मां का स्नेह भरा स्पर्श, एक छोटा सा टच ही उसकी पीड़ा को मिटा देता है। और विपत्ति के समय उसकी जो गोद है, एक मां की गोद, मरहम का काम करती है। मां के अंदर ममता, वात्सल्य, भावनात्मक समझ होती है, जिसे बच्चा एक आत्मीय जुड़ाव महसूस करता है। जबकि पिता जो है, अक्सर देखा गया, अनुशासन, जिम्मेदारी, इसका प्रतीक होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में बच्चा प्यार देखता है, अपनापन, भावनात्मक समर्थन चाहता है, इसीलिए वो पिता के पास ना जाकर मां के पास जाता है ना। तो भोलानाथ भी विपत्ति की घड़ी में मां के आंचल में ही सुकून खोजता है। ये चीज है बच्चों, ठीक है। तो आई होप अब यहां पे समझ में आ गए होंगे। सर आप सैंपल पेपर ना करा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस ले लिया कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही वीडियोस चल रही हैं, ठीक है। और वैसे भी ना, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको कम से कम 2-3 सैंपल पेपर तो करने ही करने चाहिए। अभी आपको मैंने एक करवाया, एक और करवाऊंगा, बस, ज्यादा नहीं। और वो सैंपल पेपर नहीं होगा, वो पीवाईक्यू होगा। पीवाईक्यू यानी कि पिछले साल का पेपर होगा। तो पिछले साल का पेपर तो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बहुत सिंपल सा है भाई। भोलानाथ जो अपने साथियों को देखता है ना, तो उसकी सिसकियां खुद ब खुद थम जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप भी बच्चे हो, एग्जाम्पल के लिए आप आज से 4-5 साल पीछे अपने बचपन में जाओ, तो जब आप खेल रहे होते हो तो बहुत ही खुश होते हो और आपके साथी बहुत मायने रखते हैं। वे भावनाओं में ज्यादा देर तक नहीं उलझते हैं। खेलते समय उनका उत्साह, दोस्ती का साथ, दोस्तों का साथ, इतना ताकत होती है उसमें कि वो अपने दुख को भूलकर उसी पल में खो जाते हैं। उसके मन में भी यही होता है कि अगर वह रोता रहेगा तो दोस्त उसे खेल में शामिल नहीं करेंगे या उसका मजाक बनाते रहेंगे। इसलिए सिसकना छोड़कर वो फिर खेल में रम जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। हेलो सर जी, कैसे हो आप? एकदम अच्छा, और आपकी क्लासेस लेने के लिए तैयार। तीसरा क्वेश्चन, माता का अंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है, इसे अपने शब्दों में लिखो। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। जैसे माता का अंचल पाठ में माता पिता के द्वारा भोलानाथ के प्रति व्यक्त किया गया वात्सल्य बहुत ही गहन और सजीव रूप से दिया गया है। जैसे कि
इस चैप्टर में पिता अपने पुत्र को स्नान करवा के पूजा में साथ बैठाते हैं, फिर उसे माथे पर तिलक या भभूत लगाते हैं, कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाते हैं, लौटते समय पेड़ पर झुलाते हैं। ये सब कुछ एक मित्र के जैसा रिश्ता दर्शाता है, जिसके अंदर प्रेम है, अपनापन है। पिता का उससे कुश्ती खेलना, उसके गालों को चूमना, मूछें पकड़ने पर रोने का नाटक करना, ये सभी दृश्य बच्चों की सरल भावना और पिता की अपनत्व भरी भावना को दर्शाता है। वहीं माँ का तोता मैना कहकर भोजन करवाने की कोशिश करना, बालों में उबटन लगाना, उसका श्रृंगार करना, ये सब ममता की पराकाष्ठा इसको दर्शाता है। जब बच्चा सिसकता है तो माँ उसे गोद में समेट लेती है, वहीं पिता उसे गोद में उठाकर फिर से बच्चों के बीच ले जाते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग इस पाठ में हैं जो ये दर्शाते हैं कि माता और पिता दोनों ही अपने अपने ढंग से बच्चे के प्रति स्नेह, चिंता और गहरा लगाव रखते हैं। ठीक है, दोनों ही रखते हैं दरअसल। ओके जी सर। चलो अब आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया है माता के अंचल पाठ में बच्चों की दुनिया जो रची गई है वो आपके बचपन से कैसे अलग है। तो पहले हमें किताब के बच्चों की दुनिया बतानी होगी चैप्टर की। तो माता का अंचल में बच्चों की जो दुनिया प्रस्तुत की गई है वो पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश पे आधारित है और एक बहुत ही आत्मीय, खुली हुई और स्वाभाविक जीवन वाली है। जैसे बच्चे खेतों की मेड़ पे दौड़ते हैं, चिड़ियों को उड़ाने की कोशिश करते हैं, आम के बागों में बारिश में भीगते हैं, मिट्टी से सने खेलों में पूरी तरीके से मगन रहते हैं। माताएं उन्हें जबरन तेल लगाती हैं, नहला धुला के बालों से चोटी बांधती हैं और फिर कन्हैया बनाकर सजाती, कुछ इस तरीके से। ये सब उस समय का सजीव और सरल दुनिया को दर्शाती है। वहीं आज के बच्चों की दुनिया एकदम अलग हो गई है। आज अधिकांश माता पिता नौकरी पेशे में है, ठीक है, नौकरी पेशा करते हैं, ज़्यादातर नौकरी करते हैं, जिससे उन्हें बच्चों के साथ पर्याप्त समय मिल ही नहीं पाता। छोटे बच्चे भी अब स्कूल, कोचिंग, स्क्रीन टाइम इसी में व्यस्त हो गए हैं। वे लोग टीवी देखते हैं, वीडियो गेम, मोबाइल, कंप्यूटर, इसी में सब व्यस्त हो गए हैं। जहां पहले की पीढ़ी धूल मिट्टी में खेलकर मजबूत बनती थी, आजकल के बच्चे उन अनुभवों से कोई जुड़ाव उनका नहीं रहा। आज का बचपन अधिक शहरी, सीमित और तकनीकी आधारित हो गया है, जबकि माता का अंचल की दुनिया पूरी तरीके से स्वाभाविक, मानवीय और ग्रामीण थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। माता का अंचल उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। तो आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरीके के परिवर्तन दिखाई देते 30 और आज की। तो माता के अंचल में जिस गांव के जीवन का चित्रण 30 के दशक का हुआ है, उसमें आज के ग्रामीण समाज की तुलना में बहुत ही गहरी आत्मीयता, सादगी और परंपरागत जीवन शैली दिखाई देती है। कैसे? उस समय के गांव में सामूहिकता होती थी, रिश्तों में गर्माहट और गहराइयां होती थी, सीधेपन की झलक थी, भोला भाला हुआ करता था सब कुछ। लेकिन अब लगभग 21वीं शताब्दी में ग्रामीण संस्कृति में बहुत कुछ बदल चुका है। आज गांव में शिक्षा, तकनीक, आधुनिक साधन की पहुंच बढ़ गई है। बच्चे स्कूल और कोचिंग जाते हैं, टीवी और मोबाइल उनका समय अब घेर लेते हैं। खेल कूद के तरीके, पहनावा, सोच में भी बड़ा बदलाव आया है। पहले जैसी आत्मीयता अब कम दिखती है और जीवन पहले से अधिक व्यस्त और सीमित होता चला जा रहा है। ठीक है, अगला, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई और अन्य शीर्षक बताओ। तो हम बोलेंगे, हालांकि इस कहानी माता का अंचल में भोलानाथ का ज्यादातर समय पिता के साथ बीतता है, लेकिन जैसे संकट आता है तो माँ की गोद में दौड़ता है। तो यही भाव इस पाठ के शीर्षक को सार्थक बनाता है। माता का अंचल शीर्षक ठीक है, लेकिन माँ का आंचल केवल कपड़ा नहीं, वह सुरक्षा और ममता और करुणा का प्रतीक है। जब बच्चा सांप को देखकर डर जाता है ना, तो वो बिना सोचे समझे कहां जाता है? माँ की गोद में जाके छुप जाता है। माँ की प्रतिक्रिया सिर्फ एक देखभाल करने वाली ही नहीं, बल्कि उसे गहरे भाव की है, जो संतान की पीड़ा को खुद पर लेती है। उसकी ममता, घबराहट, उसका बच्चा, उसको सहेजना, सब कुछ पाठ में माँ की केंद्रीय भूमिका निभाने में यहाँ पे दिखाता है। तो माता का अंचल शीर्षक न केवल उपयुक्त है, बल्कि माँ की भावनात्मक छाया का प्रतीक भी माना जाता है। अगर फिर भी माना जाए कि अगर तुम्हें शीर्षक देना ही है, तो माँ की ममता या फिर माँ और बेटे का रिश्ता, ये शीर्षक मैं दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, ये हमारा पूरा हो जाता है माता का अंचल से। टोटल हमने देखे 7 क्वेश्चन जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है आपके इस वाले चैप्टर से। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यहां तक के ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ, तो सारे बच्चे यस सर लिखो और बताओ आप लोग तैयार हो चैप्टर नंबर 2 के लिए। सना सना हाथ जोड़ी, जल्दी से बोलो क्या आप तैयार हो चैप्टर नंबर 2 के लिए और चैप्टर 1 समझ में आ गया है?
और जिसने भी अभी तक इस नए सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। हाँ जी सर, तैयार हैं दूसरे चैप्टर के लिए? ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखो जिसने भी लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो बच्चों। ओके हाँ जी सर, अगले की तरफ बढ़ेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो का क्लास 10th का हमारा हिंदी का जो चैप्टर 2 है कृतिका वाली किताब का, साना साना हाथ जोड़ी, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें भी कुछ हमारे 5-7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये जो चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, इस पार्ट में झिल मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था बेसिकली। तो गंगटोक या गंगटोक भी कह सकते हो, तो हम इसको गंगटोक कहेंगे। गंगटोक की रात में जब लेखिका ने आकाश में चमकते तारों को देखा तो वो दृश्य किसी जादुई लोक की तरह प्रतीत हुआ। टिमटिमाते तारे मानो धरती पर उतर आए हों और ढलान पर बिछी रोशनियों की एक झिलमिलाती माला बन गए हों। उस अद्भुत रोशनी में डूबकर लेखिका को ऐसा लगा जैसे उसका अस्तित्व शून्य में विलीन हो रहा हो और वह किसी अतीन्द्रिय सुख में नहा रही हो। उस पल की शांति और सौंदर्य ने उसे पूरी तरह से सम्मोहित कर लिया था और वह प्रकृति की उस सुंदरता में पूरी तरीके से खो जाना चाहती थी, उस पल को समेट के रखना चाहती थी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों को अपने चित्र खींचा है, जिन जिन रूपों को बताया है, उसे अपने शब्दों में लिखो। तो आओ शुरू करते हैं अपने शब्दों में। देखो, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय को केवल एक पर्वत श्रृंखला के रूप में ही नहीं बल्कि एक जीवांत, भावनात्मक, आध्यात्मिक उपस्थिति के रूप में कहा है। कैसे? लेखिका ने कहा कि हिमालय के शांत, रहस्यमय और रोमांचक स्वरूप का सुंदर चित्रण उन्होंने किया। कभी वह हिमालय की गोद में स्वर्ग जैसा प्रतीत करती हैं, स्वर्ग जैसी शांति प्रतीत करती हैं, तो कभी बर्फ से ढकी चोटियों की भव्यता उन्हें मौन कर देती है। सेवन सिस्टर्स झरना उन्हें प्रकृति का चमत्कार लगता है, जहां जल कल कल करता हुआ स्वच्छ और पावन लगता है। ऊंचाइयों पर बहती तिस्ता नदी, पहाड़ी वादियां, फूलों की घाटियां, ये सब मिलकर हिमालय को एक दिव्य अनुभव प्रोवाइड करवाते हैं, अनुभव बनाते हैं बेसिकली। लेखिका को हिमालय कभी शांत साधु सा लगता है तो कभी उत्सव मनाती प्रकृति की झांकी। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने हिमालय के विभिन्न अलग अलग समय के अलग सौंदर्य को पूरी तरीके से गहराई से संवेदना से महसूस किया है, वही यहां पे बताया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो देखो, पाठ में जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की भौगोलिक सुंदरता और वहां के जनजीवन के बारे में कई रोचक जानकारी दी। सबसे पहले नार्गे ने लेखिका को बताया कि गंगटोक की यात्रा में रास्ते भर हरे भरे पाइन और धूप के पेड़, रंग बिरंगे फूलों से ढकी घाटियां और हिमालय की शांत घाटियां देखने को मिलती हैं। उन्होंने कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा, जहां बर्फ की ताजगी और प्राकृतिक सौंदर्य मन मोह लेता है। उन्होंने तिस्ता नदी के बहाव और आकाश में तैरते बादलों का भी सुंदर वर्णन किया। जितेन नार्गे ने बताया कि गंगटोक का शाब्दिक अर्थ है पहाड़, और जब यह भारत में विलय हुआ तो सेना के कप्तान ने इसे पर्यटन स्थल बनाने का सुझाव दिया। जनजीवन के संदर्भ में उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते हैं और बच्चों को बचपन से परिश्रम की आदत डलवाते हैं। वे पढ़ाई के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं। शोक या शुभ अवसरों पर पताकाएं फहराने की परंपरा है। प्रेयर व्हील घुमाने से पापों को क्षमा की होने की मान्यता है। ये सब सिक्किम की सांस्कृतिक समृद्धता को दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया कि गंगटोक जो वो मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंगटोक और संपूर्ण सिक्किम क्षेत्र एक पर्वतीय इलाका है, जहां रहने वाले लेपचा और भूटिया समुदाय के लोग पहाड़ों की तरह मजबूत, सहनशील और परिश्रमी होते हैं। उनका जीवन कठिन है, लेकिन वे चुनौतियों को स्वीकार करते हुए परिश्रम से जीवन जीते हैं। लेखिका को लगा कि यहाँ के लोग अपने श्रम और आत्मबल के बलबूते यहाँ पे बादशाह हैं। वे बिना दिखावे
मतलब बिना दिखावे के मेहनत करते हैं, आत्मसम्मान से जिंदगी जीते हैं। इसीलिए लेखिका ने गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। ठीक है ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, चैप्टर के आधार पर ये बताइए, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अवसरों की ओर संकेत करता है। तो पाठ में श्वेत और रंगीन बौद्ध धर्म के दो अलग अलग अवसरों पर पताकाएं फहराई जाती थी। सफेद पताकाएं आमतौर पर शोक या मृत्यु के अवसर पर फहराई जाती थी और इनमें लिखी मंत्र आत्मा की शांति के लिए होते थे। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर 108 श्वेत पताकाएं फहराना बौद्ध धर्म की परंपरा का धार्मिक अनुष्ठान है। दूसरी ओर जब कोई नया या शुभ कार्य आरंभ करता है, जैसे किसी मंदिर की पूजा पर्व, तब रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो इस प्रकार ये पताकाएं शोक श्वेत और हमारी जो रंगीन है ये शुभारंभ दोनों की स्थितियों का प्रतीक है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अगला, लोग लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका मधु कंकरिया को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो ध्यान से देखो, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए प्रेयर व्हील यानी कि प्रार्थना चक्र को देखकर लेखिका को भारत की सांस्कृतिक आत्मा का एक जैसा स्वरूप दिखाई दिया। उन्हें लगा कि जैसे हिंदू धर्म में चक्र और प्रतीकों की गहरी मान्यता है, वैसे ही सिक्किम में बौद्ध धर्म में भी लोग पाप मुक्ति के लिए प्रतीकों और परंपराओं में विश्वास करते हैं। चाहे व्यक्ति मैदानों में रहता हो या पहाड़ों पर, उसकी सोच, आस्था और जीवन को देखने का नजरिया कमोबेश एक ही जैसा होता है। कमोबेश यानी कि ज्यादातर एक ही जैसा होता है। लेखिका को यह एहसास हो गया था कि आधुनिकता और विज्ञान की प्रगति के बावजूद भी भारतीय समाज की आत्मा, उसकी श्रद्धा विश्वास, पाप पुण्य की धारणाएं और धार्मिक परंपराएं पूरे देश में एक जैसी हैं। यही एकता उन्हें सम्मोहित कर गई, है ना। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट होगा। चलो जी, अगला है हमारा 7। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं। बहुत आसान है। देखो, चैप्टर में यह बताया गया कि जितेन नार्गे एक बेहद कुशल गाइड के रूप में सामने आते हैं। वह सिर्फ वाहन चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक होता है ये गाइड, ये जितेन नार्गे, जो पर्यटकों को न केवल रास्ता दिखाता है बल्कि जगह की आत्मा से परिचित भी करवाता है। नार्गे के पास सिक्किम की भौगोलिक जानकारी, धार्मिक मान्यताओं, स्थानीय संस्कृति और ऐतिहासिक तथ्यों का गहन ज्ञान है। वो ये बताता है कि किसी बौद्ध अनुयायी की मृत्यु पर 108 पताकाएं फहराई जाती हैं और नए कार्यों में रंगीन पताकाएं। उसकी बातचीत में भावनात्मक गहराई होती है और भाषा में आत्मीयता और संवाद में शालीनता होती है। साथ ही वह पर्यटकों को जानकारी देते हुए उनके मनोरंजन का भी ध्यान रखते हैं। जैसे लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग की जानकारी देना। एक अच्छा गाइड वही होता है जो ज्ञान के साथ साथ संवेदनशील हो, अपने क्षेत्र की संस्कृति से जुड़ा हो, अपने पर्यटकों के अनुभवों को आत्मीय बनाए। ये सारे गुण जितेन नार्गे में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से रहेगा। तो एक और क्वेश्चन है, उसके बाद आई थिंक यहाँ पे और हैं क्या? ओहो, अभी तो 3-4 क्वेश्चन और हैं। चलो 4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पाठ में प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपको बता ही रखा है मैंने, अभी छोटा सा क्वेश्चन था ना ऊपर में, छोटा नहीं बड़ा, उसी का छोटा पार्ट है ये। वेल, इस क्वेश्चन को देखो। पाठ में प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। तो प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। इसे तो आप अपने हिसाब से भी बना के भी लिख सकते हो, तो आप इजीली इसको देख लेना चाहो तो। ठीक है, जो जरूरी क्वेश्चन है वो देखो आप। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना कटाव के लिए एक वरदान था। ठीक है, वरदान है। इस कथन के पक्ष में राय दीजिए। तो देखो, सिंपल सा ऐसे समझो, कटाव को हम लोग उसकी स्वच्छता, उसके प्राकृतिक सौंदर्य और शुद्ध वातावरण के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं। यह स्थान अब भी मानव हस्तक्षेप से काफी हद तक बचा हुआ है। वहां पर ना तो दुकानें हैं, ना तो कोई होटल है और ना ही तो कोई बड़ा व्यावसायिक ढांचा है। और यही बात इस जगह को बाकी पर्यटक स्थलों से अलग और अधिक सुंदर बनाती है। अगर वहां यानी कि कटाव पर भी दुकानें, व्यापारिक गतिविधियां होने लगी तो वहां प्लास्टिक, कचरा, प्रदूषण इसका बोलबाला हो जाएगा। इसीलिए यह कहना बिल्कुल उचित है कि कटाव में किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि इसी कारण वहां की स्वाभाविक सुंदरता बनी हुई है, पर्यावरणीय शुद्धता बनी हुई है, प्रदूषण वगैरह नहीं है। ठीक है, तो क्लास कितने बजे तक होगी? क्लास
10-15 मिनट और लगेंगे हमारा ये जो चैप्टर पूरा होके एक और छोटा सा चैप्टर उसको देख लेंगे 10-15 मिनट और। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, चैप्टर के आधार पर बताओ। तो प्रकृति ने जल संचय की एक अत्यंत सुंदर और स्वाभाविक व्यवस्था बना रखी है। जैसा कि पाठ में बताया गया है कि पहाड़ी इलाकों में खास करके गंगटोक जैसे स्थानों में ऊंचे शिखर सर्दियों में बर्फ से ढक जाते हैं और यही बर्फ गर्मी के मौसम में धीरे धीरे पिघलती है और जल धाराओं का रूप ले लेती है। यही जल आगे चलकर नदियों में बदलता है और मैदानी इलाकों तक पहुंचकर वहां के जीव जंतुओं और मनुष्यों की प्यास को बुझाता है। प्रकृति की यही जल संचयन प्रणाली न केवल सुंदर है बल्कि बहुत ही आवश्यक भी है। यह जीवन के निरंतर प्रभाव को बनाए रखने वाली एक सजीव व्यवस्था है जो बिना किसी कृत्रिम साधन के यानी कि मानव हस्तक्षेप के बिना उसके चलती रहती है और सभी जीवों का जीवन देती भी है। लहरों का गीत सुनकर सांप को अपनी कायरता का एहसास, अच्छा ये इसको हटाओ, है ना, यहां तक आप आंसर देखो, बस इतना, ठीक है ना, इतना देखो, बस यहां तक आपका आंसर होगा। ओके, तो एक बार सारे बच्चे बताओ आप लोगों को समझ में आ गया और जल्दी से बताओ कि आप लोग तैयार हो अगले चैप्टर के लिए। ठीक है, आप लोग तैयार हो चैप्टर नंबर 3 के लिए, मैं क्यों लिखता हूं इसके लिए। अगर हाँ तो जल्दी से लिखो सारे बच्चों, यस सर जी हम तैयार हैं। और जिसने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे के सारे बच्चों सेशन को लाइक कर दो, ठीक है, जिसने भी नहीं किया है। हाँ जी सर, हम तो पूरी तैयारी के साथ आए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो जी आगे आते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं क्लास 10th का हमारा हिंदी का जो चैप्टर 3 है कृतिका बुक का, मैं क्यों लिखता हूं, वो यहां से शुरू होता है। सबसे पहला प्रश्न, ये जो आपका पार्ट है इसमें लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। अरे हिंदी में ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ जी बनेगा, ध्यान से देखो, ये जो चैप्टर की मैं क्यों लिखता हूं, तो इसमें कहा गया कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों करती है ये बताना है। देखो बच्चों ध्यान से, लेखक का मानना यह है कि प्रत्यक्ष अनुभव की तुलना में अनुभूति लेखन के लिए कहीं अधिक प्रभावी और प्रेरणादायक है। अब पहले तो समझो ध्यान से, प्रत्यक्ष अनुभव केवल वही होता है जो आंखों के सामने घटता है, लेकिन जो अनुभूति होती है, जो एहसास है, वो एक संवेदना, एक कल्पना, एक आत्मिक जुड़ाव से उत्पन्न होता है और यही अनुभूति लेखक के भीतर गहराई से उतरती है और उसकी लेखनी को आकार देती है। जब तक हृदय में कोई अनुभूति ना जागे तब तक लेखन में सच्चाई और भावनात्मक गहराई नहीं आ सकती। लेखक के अनुसार यह आंतरिक विवशता ही तो है जो उसे बार बार लिखने को मजबूर करती है। उसकी अनुभूति उसे शब्दों में ढलने पर मजबूर करती है, इसीलिए लेखन में अनुभूति की उसकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पे बताओ कि लेखक कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या बातें हैं जो लेखक को कहते हैं कि लिखो 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 लिखो। तो लेखक को लिखने के लिए कई बातें प्रेरित करती हैं। सबसे पहले तो यह जानने की उत्कंठा लेखक को रहती है कि वह लिखता क्यों है, आखिरकार स्वयं उसे लिखने की ओर क्यों खींच रही है। इसके अलावा लेखक की आंतरिक व्यवस्था, यानी जब वह अपनी बात को शब्द में नहीं ढाल देता, जब तक कि वो अपनी बात को शब्द नहीं दे देता तब तक उसकी आत्मा बेचैन रहती है। ये प्रमुख प्रेरणा है लेखन की। कभी कभी संपादकों या प्रकाशकों का आग्रह भी लेखक को रचना के लिए प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक आवश्यकताएं भी लेखक को लिखने के लिए बाध्य करती हैं। इतना फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है इसलिए लेखन करता है, क्योंकि लेखन से उसे पारिश्रमिक मिलता है और वह भी एक आम इंसान की तरह जीवन यापन के लिए संसाधन जुटाना चाहता है, तो इसलिए भी वो लेखन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट होगा। ओके, तो एक बार सारे बच्चों यहाँ पे बताओ आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो सारे बच्चे लिख देंगे यस सर जी लाइव चैट में, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, जिसने और साथ ही जितने अभी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। हाँ जी सर, यस प्लस फायर वाले इमोजी। अरे क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। हिरोशिमा नागासाकी में जो विस्फोट होता है, लेखक कहता है कि मैं इसका भोक्ता हूं। ठीक है, तो कैसे कब महसूस किया देखो।
लेखक ने हिरोशिमा के बम विस्फोट के बारे में पहले सिर्फ अखबारों में और पुस्तकों में पढ़ा था, लेकिन जब वो खुद जापान की यात्रा पे गया और हिरोशिमा के उस स्थान पे पहुंचा जहां भीषण त्रासदी घटी थी, तो उसका अनुभव गहराई से बदल गया। उसने एक अस्पताल में उन लोगों को देखा जो आज भी उस महामारी की वजह से, महामारी कह लो, विस्फोट कह लो, इसके प्रभावों से पीड़ित है। लेकिन जब उसने एक स्थान पर एक विशाल पत्थर पर किसी व्यक्ति की छाया को गिरते हुए देखा जो शायद विस्फोट के समय वहीं खड़ा रहा होगा, रेडियोधर्मी विकिरण से भाप बनकर विलीन हो गया। तब लेखक की संवेदना पूरी तरह जाग उठी। ये वही क्षण था जब उसे लगा कि वो इस त्रासदी का सिर्फ दर्शक नहीं रहा, बल्कि उस पीड़ा का हिस्सा बन गया। यानी वह स्वयं भी उसका भोक्ता बन चुका था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बाहरी दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? यानी कि बाहरी दबाव जैसे कि आर्थिक तरीके से या फिर कोई और लिखवाना चाहे, है ना, तो ऐसे में क्या ये जो लेखन है, केवल क्या ये दबाव है वो लेखन रचनाकारों को भी प्रभावित करते हैं या फिर बाकी के जो अन्य कलाकार उन्हें भी? तो देखो, बाहरी दबाव केवल लेखकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर प्रकार के कलाकार इससे प्रभावित होते हैं। कोई भी कलाकार अपनी खुशी के लिए कला नहीं करता, थोड़ी बहुत, ठीक है, समाज, व्यवसाय और मंच की अपेक्षाएं उसे किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। समाज में अच्छा बनना, पैसा कमाना, मंच पे जाके लोगों से बात करना, उनको अपनी बात रखना, कुछ ना कुछ लालच सबका होता है। जैसे अभिनेता, रंगमंच कलाकार, नृत्यकार पर निर्देशक की अपेक्षाओं का दबाव होता है। जैसे अभिनेता है, इस पे रंगमंच कलाकार का, नृत्यकार का, सबका दबाव होता है। गायक गायिकाओं पर आयोजकों का, श्रोताओं की पसंद का असर होता है। मूर्तिकार और चित्रकार को भी ग्राहकों की पसंद और मांग के अनुसार अपनी रचना को बनाना होता है ना। इस तरीके से रचनात्मक क्षेत्र में कलाकार को न सिर्फ अपनी आंतरिक प्रेरणा बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक दबावों के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो सारे बच्चे बताओ, अब आपको क्वेश्चन 4 समझ में आ गया? क्वेश्चन 4 यहाँ पे समझ में आ गया है अभी तक? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 100+ बच्चे वॉचिंग पे हैं, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे। ठीक है, जिसने भी नहीं किया है। हाँ जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। चलो वेरी गुड। एक बार चेक करते कितने और क्वेश्चन हैं। मतलब वही 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, ज़्यादा नहीं है, यानी कि 5 मिनट और लगेगा, सेशन पूरा हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन 5 क्या कहता है। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाहरी दोनों दबावों का परिणाम है। आप ये कैसे कह सकते हो? अर्थात लेखक ने हिरोशिमा पर अपनी एक कविता लिखी थी, तो ये कविता लिखने के लिए लेखक पर 2 तरीके का दबाव था, प्रेशर था। एक तो उसका अंदरूनी दबाव और एक बाहरी दबाव। कैसे? तो देखो, लेखक जब जापान की यात्रा पे गया और हिरोशिमा पहुंचा तो वहां के दृश्य ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसने अस्पताल में उन लोगों को देखा जो आज भी उस भयावह विस्फोट के दुष्प्रभाव से जूझ रहे हैं। ये बाहरी दृश्य उसे विचलित तो करता है, लेकिन वह अभी तक लेखन के लिए भीतरी तौर से तैयार नहीं हो पाता। लेकिन जब वो उस स्थान पे पहुंचा जहां पर एक पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया देखता है जो शायद विस्फोट के समय वहीं खड़ा था, पल भर में भाप बन गया विस्फोट के बाद में, तो वह दृश्य उसके अंतर मन को झकझोर कर देता है। यह दृश्य न केवल उसकी संवेदना को पूरी तरह जगा देता है, बल्कि उसे लेखन के लिए बाध्य करता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि हिरोशिमा पर लिखी गई कविता लेखक की आंतरिक संवेदना और बाहरी दृश्य के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। क्या है? संयुक्त प्रभाव का परिणाम। एक सबसे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, फिर यह सेशन पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां और कैसे हो रहा है? ये तो आंसर आप खुद भी लिख सकते हो। जैसे हिरोशिमा की त्रासदी विज्ञान के अत्यंत खतरनाक दुरुपयोगों में से एक है, भयंकर उदाहरण है, परंतु आज के समय में विज्ञान का दुरुपयोग अनेक क्षेत्रों में हो रहा है। जहां एक ओर विज्ञान ने यातायात को आसान बनाने के लिए वाहन, हवाई जहाज जैसी सुविधाएं दी हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं साधनों से पर्यावरण का भारी नुकसान हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में अंग प्रत्यारोपण जैसे चमत्कार संभव हुए, लेकिन अब अंगों की तस्करी भी एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। विज्ञान की देन अल्ट्रासाउंड से भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को बल मिल रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे आविष्कारों ने जहां जीवन को आसान बनाया, वहीं दुरुपयोग, साइबर अपराध, अश्लील सामग्री और हैकिंग
ये सब सामने आ रहे हैं। सबसे खतरनाक है परमाणु शस्त्रों की होड़, जो भविष्य में मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से था। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या अब आपको चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये आपको समझ में आ गए? अगर हाँ तो जल्दी से बोलेंगे यस सर जी, समझ गए हम। ठीक है, तो जल्दी से बताओ बच्चों, आगे आपको समझ में? यस सर, समझ गए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से कृतिका बुक का एक ही वीडियो में हमने सिलेबस पूरा कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। टोटल अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल हमने अराउंड जो है ना 18 से लेके 20 क्वेश्चन देखे हैं, 18 से 20 क्वेश्चन। और ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस 10 ईयर के PYQs में ऑलरेडी सिलेक्टेड रिपीटेड ईयरली रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनको हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेशन पूरा होता है। आई होप अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, तैयारी अच्छी हुई है, तो आप इसको जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली है, कितनी आपकी तैयारी अच्छी हुई है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के अंदर हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर, नहीं सैम्पल नहीं, PYQ, एक PYQ सॉल्व करेंगे, लेटेस्ट PYQ उसके बारे में। तो सारे बच्चे उस सेशन को ज्वाइन करना। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, यानी कि अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सारे बच्चे पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।